आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक देख लिया था। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19, ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब ये संविधान की इतना इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए अपन को किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं, अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया की स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत ही आती है दोस्तों। किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है विज्ञापन की स्वतंत्रता, अपन विज्ञापन भी कर सकते हैं, विज्ञापन की स्वतंत्रता है। चुप रहने का अधिकार है अपन को, मानिए अपन अमन किया कि अपन चुप रहेंगे, या फिर किसी ऐसे वक्त पर जहाँ पर अपन को चुप रहना आवश्यक है तो चुप रहने का भी अधिकार है। मोबाइल टेप नहीं, मतलब अपन को मोबाइल में जो अपन पर्सनल जो बातें होते हैं या कुछ ऐसी बातें होते हैं जिनको अपन ना किसी को दर्शा सकते हैं तो इसमें मोबाइल टेप नहीं कर सकते आपका कोई, इसका भी उनको अधिकार है। सरकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं अपन, सरकारी सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है अपन को। धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता है दोस्तों, धरना प्रदर्शन करने की अपन को स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, माने शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं अपन, लेकिन बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं अपन। दोस्तों जी, ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं देश का विचार रख कर ही, देश का सम्मान रख कर ही दिए गए हैं, जिसमें देश की एकता अखंडता का उल्लंघन ना हो और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके, उसमें उसको कोई नुकसान नहीं हो, और ये भी ध्यान रखा जाए कि आप किसी के अधिकारों को ठेस ना पहुंचाए। तो दोस्तों, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अपन को अधिकार है, और अगर आपने शांतिपूर्ण सम्मेलन किया उसके बाद आप संघ बना सकते हैं, कोई एक संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने का भी आपको अधिकार है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में विचरण, आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, और आवास का आपको अधिकार है, मतलब आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। उसके बाद में संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। देखिए दोस्तों, संपत्ति मतलब खरीद ली तो जैसे कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता आपकी संपत्ति, लेकिन सरकार छीन सकती है। कब? जैसे मानने रेलवे अपनी रेलवे की पटरी बिछा रहे हैं और आपका घर या कोई आपका खेत बीच में आ गया और आपने मना कर दिया कि नहीं, अपन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आप अपनी रेलवे की पटरी को साइड से निकाल लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसके तहत मतलब कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीन सकती है। ठीक है, और अगर आप मान लो आपने संपत्ति खरीदी तो आजीविका का भी अधिकार है, आपको व्यापार कर सकते हैं आप कोई भी। ठीक है, इसका भी आपको अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब अलग अलग पॉइंट है। अब देखिए आर्टिकल 19 के सेकंड में देख लेते हैं, वाक्य और अभिव्यक्ति की सीमाएं। इन सब की जो जितने भी अधिकार की बताएं, इनकी वाक्य और अभिव्यक्ति जो सीमाएं हैं, इनके क्या क्या सीमाएं, मैंने पहले भी कहा था कि देश की अखंडता और संप्रभुता, देश की अखंडता और संप्रभुता को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों का अब उपयोग किया जाता है। और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रखना। न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते आप, मानहानि, लोक व्यवस्था, उसके बाद में नैतिकता, सदाचार, अपराध और उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन शांतिपूर्ण सम्मेलन की जो सीमाएं, वो भी आपके देश को एकता अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हो, लोक व्यवस्था से बनाए रखना हो, और संघ बनाने की भी सीमाएं, वही सभी पर कानून लागू होता है। इस देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित लोक नियोजन, और किसी ऐसे कानून का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो जिससे कि जन सामान्य को नुकसान पहुंचे। ठीक है दोस्तों, ये सभी पर लागू होता है। अब देखते हैं अपन दोस्तों आर्टिकल 20 देखते हैं अपन। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के समय संरक्षण, मतलब किसी ने किसी के प्रति एफआईआर कर दी, किसी रिपोर्ट कर देते हैं, तो
ये भी जरूरी है अपराधियों के लिए, दोषी सिद्ध होने तक उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको बहुत सारे अधिकार है। और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे दुश्मनी निकालने के लिए या बहुत सारे के विरुद्ध एफआईआर कर देते हैं या बहुत सारे के विरुद्ध कानूनी रिपोर्ट कर देते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपन को क्या क्या संरक्षण देता है, ठीक है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस कानून के तहत एक ही सजा दी जाएगी जो अपराध के समय लागू था, अर्थात आपराधिक कानून का भूतकालिक क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों, यदि किसी को सजा मिल रही हो तो उस जिस टाइम को उससे सजा दी जा रही हो उसने जिस टाइम को क्राइम किया हो उस टाइम के उस समय के कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी, ना कि पहले और ना कि बाद के कानून के तहत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखते हैं अगला, ये सिविल कानून के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये सिविल जो फौजदारी और दीवानी मामले होते हैं उनमें से जो सिविल कानून होते हैं उसके तहत ये लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं अपन। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान में इसके कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 20 कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने उस पद के लायक नहीं है और उस पद पर वो किसी भी तरह से पहुंच गया हो तो उसके तहत आपको उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 20 अपन को यह संरक्षण देता है। ठीक है दोस्तों, यह अधिकार निम्नलिखित बातों को संरक्षण नहीं देता है: स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना, अंगूठे का निशान लगाना, हस्ताक्षर करना, रक्त का नमूना देना। ठीक है दोस्तों, इन पर यह संरक्षण लागू नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 20 केवल अपराधियों को कानून की संरक्षण देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बात। अब देख लेते हैं अपन आर्टिकल संविधान का 21 क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 क्या कहता है संविधान का, वो भी देख लेते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अपन को जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है ना, और इसमें आ गया आत्महत्या, मतलब कोई व्यक्ति आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपको जीवन जीने का अधिकार है तो आप कौन होते हैं? अपना जीवन समाप्त करने वाला और जीवन समाप्त करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, गोपालवाद 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या की है। अतः विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तत्व माना कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वचारिक कार्य की समीक्षा कर सकती है। यह विधायिका के स्वचारिक कार्य की व्याख्या नहीं कर सकती, भले ही विधायिका ने आतंकिक, उचित, अनुचित, अन्यपूर्ण कानून बनाए हो, न्यायपालिका को कानून की अक्षय पालना करनी पड़ती है। ठीक है, ये गोपालन वाद हुआ 1950 में। इसके तहत न्यायपालिका ने माना कि प्राणों दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि जीवन डरना तथा बंधक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इसके कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकती विधायिका, और इसके कार्य की समीक्षा की जा सकती है कार्यपालिका की। ठीक है, अब विवाद हुआ मेनका गांधी वाद विवाद 1978, मतलब मेनका गांधी वाद हुआ 1978 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या दी तथा अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया तथा न्यायपालिका की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सही माना संयम प्रक्रिया के समझा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वचारिक कार्य के साथ साथ विधायिका के स्वचारिक कार्यों में समीक्षा कर सकती है, अर्थात वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है कि वो कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप है या नहीं। पहले क्या मानना था उसने कि वो मतलब यो विधायिका के कार्यपालिका की समीक्षा नहीं कर सकती, लेकिन अब उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया और अब उसने माना कि अब वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कानून की समीक्षा कर सकती है कि ये प्राकृतिक कानून के अनुरूप है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है, वो अतंत्र के अनुचित, अनुपूर्ण कानून है, तो उसे बदल भी सकती हैं, अर्थात उसको अलग व्याख्या भी कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों,
इस सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका के कानून का अक्षय पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें निम्नलिखित विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया होती है, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अब इन दोनों की समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका कानूनों की, ठीक है दोस्तों। इसमें माना कि जीवन जीने का अर्थ केवल जीवन रहना ही नहीं, पशु की तरह जीवन जीना नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ है कि मानवीय गरिमा को पूर्ण जीवन युक्त करना, जीवन के महत्वपूर्ण सभी पलों के जिसके साथ जीवन अर्थपूर्ण बने, ठीक है दोस्तों। मतलब जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि केवल जीवन रहना पशुओं की तरह, बल्कि जीवन का अर्थ है कि मानवीय गरिमा के साथ पूर्ण युक्त जीवन जिसमें जीवन के सभी पलों का होना आवश्यक है, ठीक है। इसके तहत निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, अगला है जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा कानूनी सहायता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने को आपको कानूनी अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकारों में शामिल है, ठीक है, उनकी व्याख्या के अंदर, ठीक है दोस्तों। स्वास्थ्य का अधिकार है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, सरकार स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्च कर रही है। ये क्या है, अपने संविधान जब बनाया था उसके कानून के अंतर्गत इसका समावेश था कि उसके नागरिकों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि आपके जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है, ठीक है दोस्तों। अगला है अकेले कारावास में बंद होने के विरोध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, मानवीय व्यवहार के देर से फांसी के विरोध अधिकार, विदेशी नागरिक करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरोध अधिकार, बहुत सारे इनमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अपन आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य के तहत या केंद्र के तहत, ठीक है दोस्तों। ये किस में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 21 में ए में जोड़ा गया है, ठीक है। ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गए हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 पर यह लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। अब 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तथा निजी विद्यालयों में 25% गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश देना आवश्यक है, जिनका निःशुल्क भुगतान सरकार करेगी, ठीक है दोस्तों। अपन ने अब आज जाना स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 21A तक, ठीक है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में अपन और आर्टिकलों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे अपनी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।